Very good evening, everyone. In this particular lecture, we are going to move ahead and we are going to cover some other important topics from the topic of job evaluation. Okay, I have already told you that job evaluation is one of the components of job analysis only. Okay, and both of them go hand in hand. So, having understood some of the basics of job analysis as well as job evaluation, in this particular chapter, we are going to discuss the process of job evaluation and some of the advantages and disadvantages. Okay, so let's get started. The first step in the process of job evaluation is gaining acceptance. Now, as an individual, you might be thinking that, sir, why is gaining acceptance important? देखिए, जब भी आप जॉब इवैल्यूएशन करने की कोशिश कर रहे होते हैं या जब भी इनफॉर्मल सोर्सेज से एम्प्लॉयज़ को पता चलता है कि भाई जॉब इवैल्यूएशन किया जा रहा है, सो दे हैव सम काइंड ऑफ एप्रहेंशन कि यार पता नहीं हमारी सैलरी में इंक्रीज होगा कि हमारी सैलरी डिक्रीज होगी, क्या होने वाला है. एवरीबडी इज इन दैट पर्टिकुलर फियर बिकॉज सी एज अ सर्विस क्लास इंडिविजुअल एवरीबडी फील्स कि भाई हमारी जॉब चली जाएगी तो हम फैमिली को सपोर्ट कैसे करेंगे. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हेन अ जॉब इवैल्यूएशन प्रोसेस स्टार्ट्स, ठीक है, एंड दिस इज नॉट अबाउट जस्ट द टॉप लेवल मैनेजमेंट, also middle level management and also the lower level management, it is important that you gain acceptance from them. Acceptance in the form of telling them कि भाई we are going to conduct a very systematic process जिसमें हमें आपकी हेल्प लगेगी, हमें आपके फीडबैक्स की ज़रूरत पड़ेगी, हमें आपके सजेशंस की ज़रूरत पड़ेगी और उसके बेसिस पे हम एक जॉब इवैल्यूएशन करना चाहते हैं ताकि हम प्रॉपर कॉम्पेंसेशन पे कर सकें, प्रॉपर पे स्ट्रक्चर डिवाइस कर सकें और आप लोग को अच्छे से अच्छी पेमेंट दे सकें डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल. तो सबसे पहला प्रोसेस क्या है? गेनिंग एक्सेप्टेंस, विच इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू इन्वॉल्व देम, व्हेन यू इन्फॉर्म देम अबाउट द प्रोसेस एंड हाउ इट इज गोइंग टू बी कंडक्टेड. जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आप उनको दोगे उतना ही ज्यादा आपका काम आसान हो जाएगा बिकॉज देयर इज गोइंग टू बी लेस रेजिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एम्प्लॉयज और फ्रॉम देयर प्लेटफॉर्म. ठीक है. The second step is creating job evaluation committee. हमने जब भी मेथड्स के बारे में बात करी, वी ऑलवेज टॉक्ड अबाउट दैट दिस गोइंग टू बी इनहेरेंट बायसनेस. आपने कई बार सुना होगा ना कि भाई अच्छी से अच्छी जॉब में नेपोटिज्म चलता है, फेवरेटिज्म चलता है. ठीक है, कि लेट से कोई पार्टनर का लड़का है तो वो आया और सीधे टॉप लेवल पोजीशन उसको ऑक्यूपाई करने को मिल गई. ठीक है, एंड सेम हैपेंस विद अ लॉट ऑफ अदर एस्पेक्ट्स ऑल्सो कि भाई आपके कोई जान पहचान का है जिसने रेफरेंस दे दी है. सो the idea is to at least avoid as much biasness, as much nepotism as much as possible. तो उसको करने का सिंपल तरीका क्या है? that you start creating an evaluation committee, not based on one or two individuals, ठीक है, but have a proper committee जिसके अंदर proper representation हो. Now when I'm talking about representation, what does it mean? कि टॉप लेवल मैनेजमेंट से भी लोग हों, मिडिल लेवल मैनेजमेंट से भी लोग हों और लोअर लेवल मैनेजमेंट से भी लोग हों. जब हर जगह से रिप्रेजेंटेशन होगा तभी एक डाइवर्स सेट ऑफ ओपिनियन आ पाएगा, तभी एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन के थ्रू आप एक ऑनेस्ट और ऑब्जेक्टिव, नॉट सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन कर पाएंगे और उसके बेसिस पे यू विल बी एबल टू डिवाइस स्ट्रक्चर. कई बार ऐसा होता है ना कि भाई जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसको टॉप लेवल के बारे में तो बहुत जानकारी है, ठीक है, बट उसको चैलेंजेस के बारे में नहीं पता कि भाई लोअर लेवल मैनेजमेंट में जो लोग बैठे हैं वो कितने चैलेंजेस फेस करते हैं. सो अगर आपके पास लोअर लेवल मैनेजमेंट से भी रिप्रेजेंटेशन होगा तभी आप उनकी सैलरी भी प्रॉपरली डिवाइस कर पाओगे और उनको मोटिवेटेड रख पाओगे. कई बार ऐसा होता है ना कि टॉप लेवल मैनेजमेंट को तो बहुत अच्छी सैलरी मिल रही है, दे आर मोटिवेटेड इनफ, बट जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है वो मोटिवेटेड इनफ नहीं होता बिकॉज कई बार उनको कॉम्पेंसेशन सफिशिएंट नहीं होता कि उनको अच्छे से सेटिस्फाई कर सके या उनको मोटिवेशन और मोरल को बूस्ट कर सके. ठीक है, सो एक प्रॉपर इवैल्यूएशन, जॉब इवैल्यूएशन कमिटी का फॉर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है. द थर्ड इज फाइंडिंग द जॉब्स टू बी इवैल्यूएटेड. अब देखिए जॉब इवैल्यूएशन इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, एवरी ईयर इट इज गोइंग टू बी डन, बट एवरी ईयर ये रिक्वायर्ड नहीं है कि आप हर जॉब को इवैल्यूएट करें. लेट्स से कुछ ऐसे जॉब हैं, लेट्स से इफ आई टॉक अबाउट अ जॉब ऑफ लेट्स से सम काइंड ऑफ क्लरिकल जॉब्स. ठीक है. अब आपको ऐसा लगता है कि लास्ट ईयर से लेके अभी तक कोई ऐसा मेजर चेंज नहीं आया उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में. ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि आपको पता है कि हाँ यार पिछले साल लेट से 40,000 रुपये की सैलरी थी या 20,000 रुपये की सैलरी थी और 10% हमारा रूल है कि हम हर साल एज अ पॉलिसी 10% इंक्रीज करते हैं. तो आपने बिना जॉब इवैल्यूएशन करे 10% इंक्रीज कर लिया एंड दैट इज परफेक्टली ओके. रैदर योर फोकस शुड बी कि यार जो की जॉब एरियाज हैं जहां बहुत ज़्यादा शिफ्ट चल रहा है, लेट से आपको ऐसा लगता है कि भाई द आईटी डोमेन पीपल, आईटी सेक्टर वाले जो लोग हैं, जो इंप्लॉयज़ हैं, उनको लगातार कुछ ना कुछ नया नया सॉफ्टवेयर सीखना पड़ता है, कुछ ना कुछ नए नए मार्केट डायनेमिक्स को समझना पड़ता है, तो उनकी जो जॉब है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है. सो वॉट यू कैन प्रॉब्ली डू इज रैदर देन इवैल्यूएटिंग ईच एंड एवरी जॉब, यू कैन लुक फॉर दोज की जॉब्स एंड फोकस ऑन देयर इवैल्यूएशन. ठीक है, दैट इज गोइंग टू सेव योर टाइम ऑल्सो एंड दैट इज गोइंग टू मेक योर फर्म एफिशिएंट ऑल्सो. ठीक है.
The fourth step is analyzing and preparing job description. Now, as I have been telling you that we start from job analysis. आपको याद होगा कि हमने सबसे पहले start किया था job analysis से, जहाँ मैंने आपको बताया कि भाई job analysis has two components. One is the job description. Now I'm writing JD, and the other one is job specification. And finally, it gets pooled up, or let's say it gets compiled up, and this leads to what you say your job evaluation. कैसे? बिकॉज जब आप जॉब को इवेल्युएट कर रहे हैं तो आपको फैक्टर्स पता होने चाहिए, ठीक है? वो फैक्टर्स कहाँ से आएंगे? वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड है उस पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए, वो कहाँ से निकल के आएगी? दैट इज गोइंग टू कम आउट फ्रॉम जॉब डिस्क्रिप्शन एज वेल एज जॉब स्पेसिफिकेशन. तो इससे पहले कि आप जॉब इवेल्युएशन करना शुरू करें, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव अ जॉब डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी बीइंग प्रिपेयर्ड. अगर आपके पास जॉब डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी प्रिपेयर होगा तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि यार क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या ड्यूटीज़ हैं जो इस जॉब में रिक्वायर्ड हैं, और उसको हम कैसे वेटेज दे सकते हैं, कैसे उसको मॉनेटरी वैल्यू दे सकते हैं, एनीथिंग फॉर दैट मैटर, एंड अकॉर्डिंगली गो अहेड एंड डू अ प्रॉपर इवैल्यूएशन. ठीक है? तो जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है. ठीक है? आई होप दिस इज क्लियर. Now let's move to the fifth stage. Fifth stage is selecting the method of evaluation. Now once you have done what do you say the job description part, the next element is कि आप properly एक मेथड सिलेक्ट करें जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को सबसे ज़्यादा सूटेबल लगता हो और यूजफुल भी हो. देखिए, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत सारे मेथड्स डिस्कस किए. हो सकता है कि आपकी कंपनी छोटी है, आपके लिए हो सकता है रैंकिंग मेथड बहुत सूटेबल हो, और इवन जो 2-3 लोग हों जो एक्सपर्ट हैं, हो सकता है कि उनको इतनी अवेयरनेस हो बिकॉज योर ऑर्गेनाइजेशन इज़ वेरी वेरी स्मॉल कि वो पर डे बेसिस पे सबसे इंटरैक्ट करते हो या सारे प्रोफाइल के लोगों से उनका अच्छा कम्युनिकेशन हो सकता है कि वहाँ पे बिजनेस की सिचुएशन ना आए, एंड दैट इज गोइंग टू बी वेरी वर्दी ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट ऑल्सो, एंड इट इज गोइंग टू बी इफेक्टिव ऑल्सो बिकॉज आप सबको जानते हैं, तो आपके सबके नेचर ऑफ वर्क को भी जानते हैं, और आप उसके अकॉर्डिंग अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, अपनी जजमेंट के बेसिस पे रैंकिंग कर सकते हैं. फॉर इंस्टेंस लेट्स से कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे एक इंसान ने कैसे काम करना शुरू किया था. एज अ लेट्स से यू जॉइंड एज अ कंटेंट राइटर. ठीक है? आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल फ्रॉम आवर ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है? लेट्स से आपने एज अ कंटेंट राइटर ज्वाइन किया था, देन यू मूव्ड अहेड विद वीडियो क्रिएशन, then you move ahead with an entire course creation, then you rose to a position of let's say a managerial level where you're handling a team, so on and so forth. तो होगा क्या, क्योंकि आप सारे काम करके आए हैं तो आपको एक फेयर आइडिया होगा कि कंटेंट वाले में कितना एफर्ट लगता है, वीडियो बनाने में कितना एफर्ट लगता है, पूरा का पूरा कोर्स डिवाइस करने में जिसके अंदर एमसीक्यूज भी हैं, आंसर राइटिंग भी हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स भी हैं, मॉक टेस्ट भी हैं, सब डिवाइस करने में कितना एफर्ट लगता है. सो प्रोबेबली योर ऑर्गेनाइजेशन विल फाइंड इट मोर सुटेबल कि यार आप रैंकिंग मेथड आराम से कर सकते हो, तो आप रैंकिंग मेथड ही चूज करो. व्हाई डू यू वांट टू वेस्ट टाइम इन गोइंग फॉर अदर काइंड ऑफ टेक्निकल मेथड्स? सो एक प्रॉपर एंड अप्रोप्रिएट मेथड जो सूटेबल हो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो भी चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट स्टेप. ठीक है? द नेक्स्ट पोर्शन इज वंस यू हैव identifying the method, once you have started the evaluation, the next task is to classify the jobs को classify करना बहुत ज़रूरी है. लेट्स से आपने एक 3 कैटेगराइजेशन बना ली है, A, B and C. So once you do your evaluation, एक बार आपने evaluation का प्रोसेस चालू कर दिया, चाहे आप किसी भी मेथड से कर रहे हैं, the ultimate goal, objective and the purpose is to do a classification in any of these 3 categories. एक बार आपने इनको 3 कैटेगरीज में बांट दिया और आपको पता है कि यार जो ए लेवल है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट का है, आपको प्री कंसीव्ड आइडिया है, आपने पहले से एक सेटअप बना रखा है कि यार जो ए कैटेगरी वाले लोग होंगे वो टॉप लेवल मैनेजमेंट होंगे, तो उनकी उस हिसाब से सैलरी होगी. बी वाले जो होंगे वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट होंगे, और जो सी वाले होंगे वो लो लेवल मैनेजमेंट होंगे. तो अब आपको पहले से ही सब कुछ पता है, एंड बेस्ड ऑन दैट यू कैन गो अहेड एंड यू कैन प्रोवाइड द मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन बेस्ड ऑन दीज क्लासिफिकेशन. तो ये नेक्स्ट स्टेप हो जाता है अंडर द प्रोसेस ऑफ जॉब इवैल्यूएशन. द लास्ट स्टेप इज गोइंग टू बी रिव्यूइंग पीरियोडिकली. अब आप सोच रहे होंगे कि सर अभी तो आप बोल रहे थे रिव्यू पीरियोडिकली करने की जरूरत नहीं है. आई जस्ट टोल्ड कि आपको की जॉब्स को रिव्यू करने की जरूरत है, बट ओवरऑल आपको ये भी देखने की जरूरत है कि भाई आप टाइम टू टाइम सारे जॉब्स को रिव्यू कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट से आपको ऐसा लगता है कि यार 2 साल तक तो क्लरिकल जॉब वालों के काम में कोई चेंजेस नहीं है, बट अभी लास्ट ईयर क्या हुआ कि हमारी जो कंपनी है उसने एक मर्जर किया है, और उस मर्जर की वजह से क्या हुआ है कि पहले हम जो क्लरिकल काम जो मैनुअली किया करते थे, अब हम वो सॉफ्टवेयर पे करने लगे हैं. नाउ वी हैव स्टार्टेड डूइंग इट ऑनलाइन. तो आपको पहले से पता है कि यार ऑनलाइन करने की वजह से उसको एक सॉफ्टवेयर सीखने की जरूरत पड़ी होगी, उसको अपनी एजुकेशन को अपग्रेड करना पड़ा होगा, एंड देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट कि उसकी सैलरी को भी इंप्रूव किया जाए. सो देयरफॉर रिव्यूइंग द वर्क पीरियोडिकली बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
ठीक है. So these are the 7 steps which are used in the organization to do a proper job evaluation. Okay, I hope this is clear. Now we are going to move to some very, what do you say, very easier topics which I think is going to be very helpful for you to write the answers, and you can also make your own key points. ठीक है. तो one topic is advantages of job evaluation. Job evaluation के advantage क्या है? पहला तो है ऑफ कोर्स सी बात है कि साउंड वेज पॉलिसी, क्योंकि अब आपने प्रॉपर कॉम्पेंसेशन बना लिए हैं हर जॉब के लिए. अब आपको पता है कि किस जॉब में कितना कॉम्पेंसेशन देना है, कितना एडुकेट कॉम्पेंसेशन होगा, तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक प्रॉपर वेज पॉलिसी डिवाइस कर सकते हैं. ठीक है. यू कैन गो अहेड एंड यू कैन फॉर्मुलेट अ प्रॉपर वेज पॉलिसी. इट इज गोइंग टू बी सुपर इजी फॉर यू, बिकॉज अब आपको सारे कंपोनेंट्स पता चल चुके हैं, तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है. द सेकेंड इज सेटलमेंट ऑफ वेज डिस्प्यूट. अब वेज डिस्प्यूट क्यों होता है? क्योंकि कई बार लोग ऐसा कहते हैं कि भाई हमें तो ये लग रहा था कि भाई 50,000 रुपये हमारी सैलरी होगी, ठीक है, और ये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे पर मंथ होगी, ठीक है, बट आप तो कह रहे हो कि सर 3 मंथ्स में आपको 50,000 रुपये का एक लमसम पेमेंट दिया जाएगा. नाउ कैन यू सी द डिफरेंस इन द काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग? और ये होता है, दिस एक्चुअली हैपेंस, बिकॉज कई बार क्या होता है कि आपके कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसके बेसिस पे आप चीज़ों को रीड आउट कर लेते हैं एंड यू जस्ट मिस ऑन टू सम इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स. देयरफॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आपके पास जॉब इवैल्यूएशन होगा तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे. डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस सर्व एज एन एविडेंस. ठीक है. तो जब भी जॉब इवैल्यूएशन किया जाता है तो उसका एक एडवांटेज क्या बन जाता है कि क्योंकि आपके पास, लेट्स से आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, कल को कोई लेट्स से आपसे पूछना चाहता है कि भाई आपने 3 महीने में 50,000 रुपये का लमसम अमाउंट का कॉम्पेंसेशन कैसे डिवाइस किया. लेट्स से मैटर जो है वो ट्रिब्यूनल में चला जाता है, लेबर कोर्ट में चला जाता है. सो यू विल हैव ऑल द डॉक्यूमेंटेशन वर्क, ऑल द प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स, जिसके बेसिस पे आपने जॉब इवैल्यूएशन किया होगा और उसके बेसिस पे ये कॉम्पेंसेशन डिवाइस करी होगी. ठीक है. नाउ वेदर हाउ यू हैव यूज योर जजमेंट और नॉट, दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट मैटर, बट एटलीस्ट आपके पास ये दिखाने को होगा कि भाई हमने एक सिस्टमैटिक प्रोसेस फॉलो किया था और उसके बेसिस पे हमने कॉम्पेंसेशन डिवाइस किया है. तो इसके बेसिस पे आप डिस्प्यूट्स को जस्टिफाई कर सकते हैं. यू कैन प्रॉब्ली गो अहेड एंड गिव अ वैलिड जस्टिफिकेशन कि इसकी वजह से हमने 50,000 रुपए डिसाइड किए थे कॉम्पेंसेशन के लिए. ठीक है. आई होप दैट इज क्लियर. द थर्ड वन इज बेटर कंट्रोल ओवर लेबर कॉस्ट. ठीक है. अब सोचिए एक तरीका क्या है कि आप रैंडमली डिसाइड कर लें कि भाई जितने भी फ्रेशर्स होंगे किसी भी प्रोफाइल पे ज्वाइन करें, मैं उनको 30,000 रुपए की सैलरी दूंगा. ठीक है. एक चीज ये हो गई. हो सकता है कि जो बहुत सारी प्रोफाइल हो उसमें कोई एक प्रोफाइल हो, सारी की सारी एंट्री लेवल प्रोफाइल है, सारे के सारे फ्रेशर्स हैं, बट हो सकता है कि किसी एक प्रोफाइल के अंदर जो स्किल सेट रिक्वायर्ड हो, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड हो वो ज़्यादा हो, और कोई एक प्रोफाइल हो सकती है जिसके अंदर स्किल सेट और जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड हो वो कम हो. तो होता क्या है कि अगर आप जॉब इवैल्यूएशन करते हैं तो आप एक सिस्टमैटिक वे में इन स्किल्स के बेसिस पे कॉम्पेंसेशन देते हैं. तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो आप एक एक्सेसिव कॉस्ट पे कर सकते हैं, जो कि आपकी ऑफ कोर्स सैलरी है, जो कि लेबर कॉस्ट का पेमेंट है, बेसिकली एक लेबर कॉस्ट का सेगमेंट है सैलरी, वो आपकी कंट्रोल में भी रहती है और आप उसको इफेक्टिवली और एफिशिएंटली मैनेज भी कर सकते हैं. ठीक है. बिकॉज सिंपल सी बात है ना कि जहां पे स्किल ज्यादा रिक्वायर्ड है आप वहां सैलरी ज्यादा दो. वाई डू यू वांट टू मेक पेमेंट टू ऑल ऑफ देम ऑन अ वेरी सेम बेंचमार्क? ठीक है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सेम प्रोफाइल, आई एम टॉकिंग अबाउट डिफरेंट प्रोफाइल. तो अगर लोग अलग अलग प्रोफाइल को बिलोंग करते हैं तो जिस प्रोफाइल में ज्यादा एफर्ट लगता है उसको ज्यादा सैलरी दे दीजिए एंड जिसको कम लगता है उसको कम दे दीजिए. सो इट ऑल्सो कंट्रोल्स योर इफेक्टिव कॉस्ट. ओके. द नेक्स्ट एडवांटेज इज बिल्डिंग अप ऑफ एम्प्लॉय मोरल. अब लेट से कल को एक एम्प्लॉय आता है, वो कहता है सर आप दिखाओ मुझे सिस्टमैटिकली कि आपने मेरी सैलरी किस तरीके से 40,000 या 50,000 रुपये डिवाइस करी. ठीक है. अब जो मैनेजर वो कहता है आ जाओ सर, आपको एक फाइल में दिखाते हैं. एक फाइल खोलता है, उसके अंदर दिखाता है कि देखो ये तुम्हारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये रैंकिंग्स हैं जो हमने कर रखी हैं अलग अलग जॉब्स की, और इन रैंकिंग्स के बेसिस पे आपका कॉम्पेंसेशन डिवाइस किया हुआ है. तो अब क्या होता है कि जो एक एम्प्लॉय है वो अपनी प्रोफाइल भी देख रहा है और साथ साथ वो बाकी की भी जॉब प्रोफाइल देख रहा है, बाकी भी अदर प्रोफाइल्स को देख रहा है. ठीक है. और वो देख रहा है कि हाँ यार ये तो एक सिस्टमैटिक प्रोसेस फॉलो किया हुआ है. दिस बिल्ड्स हिज काइंड ऑफ अ मोरल एंड गिव्स हिम अ मोटिवेशन कि यार ठीक है, कल जब मेरी स्किल्स बढ़ जाएगी, नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट लाइक दिस वे, कल उसको लगता है, उसको एक मोटिवेशन और मोरल कैसे मिलता है कि यार आज जो मेरी स्किल है, लेट से मुझे उसको 3 पॉइंट्स में वैल्यू किया गया है, कल जब मेरी स्किल सेट इंप्रूव हो जाएगी, कल जब मैं मैनेजरियल लेवल पोजीशन पे पहुंच जाऊंगा, जब मेरी मैनेजरियल स्किल्स में एक्वायर कर लूंगा, तो यही जो मेरी स्किल्स हैं इनको 5 पॉइंट मिलने लगेंगे एंड अकॉर्डिंगली आई एम गोइंग टू मूव अप हायर अप इन द लैडर इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रेशन, और मेरा प्रमोशन हो जाएगा और मेरी सैलरी ज्यादा मिल जाएगी. सो हिज मोटिवेशन एंड मोरल ऑल्सो गोज अप एंड इट इज अ वेरी नेचुरल प्रोसेस.
ठीक है। द नेक्स्ट इज प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ पर्सनल। एक पर्सनल को कौन सी पोजीशन दी जाएगी। देखो हर इंसान पैसे के लिए काम नहीं करता, पैसे तो बहुत सारे कामों में मिल जाते हैं, लेकिन आपको एक पोजीशन भी चाहिए होती है, आपको एक पोजीशन ऑक्यूपाई करनी होती है जिसको आप स्टेटस से रिलेट करते हैं। आप कहते हैं ना भाई मैं टॉप लेवल कंपनी में लेट से डेलॉयट में मैनेजर हूं या मैं पार्टनर हूं, ठीक है। आप लोगों को सबको ये बताते थोड़े ना फिरते हैं कि भाई मेरी 15 लाख रुपए सैलरी है या 20 लाख रुपए सैलरी, दैट कम्स नेक्स्ट। पहले आप बता देते हैं कि भाई मैं डेलॉयट में पार्टनर हूं या मैं मैनेजर हूं, उसके बाद आप बताते हैं, ठीक है। सो इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि जिसने जितना एफर्ट मारा हुआ है, ठीक है। लेट्स से अगर मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को कह दूं, ठीक है, आई एम टेकिंग अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स ऑन चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई डोंट नो व्हाई, बट दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी यूनिक। अगर मैं आपको कह दूं कि भाई एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसको मैं एक अकाउंटेंट का काम दे रहा हूं, ठीक है, सो ही विल फील कि यार तुम मुझे कितने भी पैसे दे दो बट आई एम नॉट ऑक्यूपाइंग अ पोजीशन, अ प्लेसमेंट जो मैं डिजर्व करता हूं बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ एफर्ट्स आई हैव गिवन। आई एम श्योर वी ऑल नो दैट कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स जो है कितना डिफिकल्ट है, ठीक है। सो ideally a proper placement is also possible when a proper job evaluation is done, because now you know कि भाई इतनी complexity है इनके एफर्ट में, इनके काम में, इनके स्किल्स में, इनको इतना नॉलेज सेट है कि इनको एक पर्टिकुलर पोजीशन देनी जरूरी है, ठीक है। एंड दैट टर्न्स आउट टू बी एन एडवांटेज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज फॉर एन एम्प्लॉय, बिकॉज उसका मोराल बूस्ट हो जाता है, ठीक है। द लास्ट इज एलिमिनेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ पर्सनल बायस, ठीक है। अब हम एक सिस्टमैटिक प्रोसेस क्योंकि फॉलो कर रहे हैं जॉब इवैल्यूएशन की, जहां पे हमारे प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं, जहां पे हम एक सिस्टमैटिक क्राइटेरिया सेट कर रहे हैं, हम फैक्टर्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ठीक है। ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर टेकिंग प्लेस, देयरफॉर वी नो कि चांसेस, आई वुड नॉट से कि 100% एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है, बिकॉज देयर इज अ ह्यूमन एलिमेंट, बट सर्टेनली टू सम एक्सटेंट द पर्सनल बायस गेट्स एलिमिनेटेड बिकॉज देयर इज अ काइंड ऑफ मेथड विच इज बीइंग फॉलोड। कोई भी चीज ट्रायल एंड एरर अप्रोच, रैंडम मेथड से इट्स ऑलवेज बेटर दैट यू फॉलो अ सिस्टमैटिक प्रोसीजर। तो क्योंकि जॉब इवैल्यूएशन एक सिस्टमैटिक प्रोसेस फॉलो करता है, काफी अलग अलग टाइप के मेथड्स फॉलो करता है जिसके अपने खुद के प्रॉज एंड कॉन्स हैं, सो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू मेक अ वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ एवरी coin has two sides, so there are going to be some kind of disadvantages also. The first disadvantage is lack of complete accuracy. भाई लोग ही लगे हुए हैं, आप 2 लोग लगा दीजिए, 4 लोग लगा दीजिए कमिटी में, इट इज अ काइंड ऑफ अ ह्यूमन एलिमेंट दैट इज वर्किंग, सो देयर आर चांसेस कि उसमें एक्यूरेसी में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, कुछ कैलकुलेशन एरर आ जाए, कुछ परसेप्चुअल बायसेस हो जाएं, ठीक है। व्हेन वी मूव अहेड वी आर आल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट सम अदर बायसेस आल्सो। आपकी परसेप्शन के बेसिस पे भी हो सकता है कुछ बायसेस हो जाएं। अभी मैंने आपको बताया ना कि जस्ट बिकॉज प्रॉब्ली आई सॉ इन माय फैमिली कि भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कितनी मेहनत करते हैं, दैट इज व्हाई प्रॉब्ली आई एम गिविंग अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, और प्रॉब्ली बिकॉज आई हैव 2-3 चार्टर्ड अकाउंटेंट इन माय फैमिली, दैट कुड बी अ प्रोबेबल रीजन कि मेरे मुंह से चार्टर्ड अकाउंटेंसी की रैंक 1 निकलती है। दैट इज अ वेरी इनहेरेंट एलिमेंट। So same thing can happen with the job evaluation committee also and they might go wrong. So ये एक सबसे बड़ा disadvantage है जो होगा ही होगा, ठीक है। The second is unrealistic assumptions. अब फॉर एग्जाम्पल मुझे कह दिया जाए कि भाई आपका क्या काम है, आपको कंप्यूटर पे टाइपिंग करनी है, ठीक है। Now I am somebody who doesn't like working on computer, or probably let's say I've never worked on computer. Actually I have worked, I'm just giving you an example. Now I do not know that how much effort does it take to write or do a typing word for let's say for a period of 9 hours. मैंने घंटे भर टाइपिंग करी है, मैंने 2 घंटे भी टाइपिंग करी, हो सकता है किसी दिन मैंने 3 घंटे भी टाइपिंग करी हो, बट मैंने 9 घंटे टाइपिंग अपनी लाइफ में नहीं करी है। तो हो सकता है कि जो लोग प्लेसमेंट कमिटी में बैठे हों, अगर वो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन से नहीं आए हैं, मतलब वो लोअर लेवल मैनेजमेंट से नहीं आए हैं, या उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसने कभी टाइपिंग वर्क किया हो, सो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि आप अपने मन से कुछ अनरियलिस्टिक अजम्पशन बना लो कि नहीं यार टाइपिंग का काम कौन सा मुश्किल होता है, तो बहुत आसान काम है, कोई भी कर सकता है। अगर मैं 3 घंटे टाइपिंग कर सकता हूं तो वो 9 घंटे टाइपिंग कर सकता है, ठीक है। एंड दिस माइट लीड टू सम काइंड ऑफ बायसनेस, सम काइंड ऑफ एरर इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन, एंड द पे स्ट्रक्चर माइट नॉट बी डिवाइस प्रॉपर्ली, ठीक है। तो ये एक और बायस्ड है, एक तरीके का अजम्पशन आप बना रहे हैं बिकॉज प्रॉब्ली यू आर नॉट एक्वेंटेड विद दैट पर्टिकुलर प्रोफाइल, ठीक है। द थर्ड इज फॉर्मेशन ऑफ द कमिटी। अब आप सोच रहे होंगे सर फॉर्मेशन ऑफ द कमिटी तो अच्छी चीज़ है, इसमें प्रॉब्लम क्या है। फॉर्मेशन ऑफ द कमिटी में क्या प्रॉब्लम है कि लेट से आपका ऑब्जेक्टिव तो अच्छा था कि भाई हम बायसनेस को ख़त्म करें, बट हुआ क्या कि वो लोग कमिटी के अंदर आ गए, वो होता है ना जान पहचान और रेफरेंस सिस्टम एंड नेपोटिज्म एंड फेवरेटिज्म, उसकी वजह से कमिटी में वो लोग आ गए विच वर क्लोजर टू यू, एंड दीज आर द पीपल हु आर द लीस्ट ऑनेस्ट वन। लीस्ट ऑनेस्ट आई एम सेइंग, ये सबसे कम ऑनेस्ट लोग हैं, या ये वो लोग हैं जिनका पहले से ही कुछ पर्सनल बायसनेस बना हुआ है विद रिगार्ड टू अ पर्टिकुलर
प्रोफाइल और लेट्स से विद रिगार्ड टू अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, लेट्स से ये सारे फाइनेंस वाले बंदे हैं जो मेजॉरिटी लोग कमिटी में आ गए और इनको मार्केटिंग वाले बंदे बिल्कुल नहीं पसंद है, दे डू नॉट लाइक द पीपल ऑफ लेट्स से मार्केटिंग डिपार्टमेंट और लेट्स से ऑफ एचआर डिपार्टमेंट कि भाई सारा काम तो हम ही करते हैं, ये लोग क्या काम करते हैं। सो देयर आर चांसेस कि ये जो कमिटी है, ये जो स्ट्रक्चर क्रिएट करे, दैट माइट नॉट बी सूटेबल, दैट माइट नॉट बी ऑब्जेक्टिव, ठीक है। सो ये भी एक डिमेरिट हो सकता है। ऑल्सो जिन लोगों को आप साथ में कमिटी में ला रहे हैं, हो सकता है दैट दे डू नॉट जेल अप प्रॉपर्ली। कई बार ऐसा होता है कि भाई उनके बीच में आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है और इट हैज बिकम अ रादर मोर टीडियस टास्क टू डू अ प्रॉपर जॉब इवैल्यूएशन। सो वो भी एक अलग ही लेवल की डिफिकल्टी है, अलग ही लेवल की कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ अ suitable method. Now we have discussed a lot of methods in the previous lecture, and I also told you that each of these lecture based methods, each of these job evaluation based methods, sorry, are going to have their own advantages and disadvantages. अब लेट्स से कि जो कमिटी है उसको ऐसा लगता है कि यार जो रैंकिंग वाला मेथड है वो तो हमें सबसे आसान लग रहा है, उसको कर देते हैं, क्योंकि कौन फैक्टर आइडेंटिफाई करेगा, फिर उसको ग्रुप करेगा, फिर उस पर वेट्स अलॉट करेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू अलॉट करेगा, उसके बाद कॉम्पेंसेशन डिवाइस करेगा, बहुत कॉम्प्लेक्स काम है, लेट्स नॉट डू इट, बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। लेट्स गो अहेड एंड यूज अ रैंकिंग मेथड फॉर द जॉब इवैल्यूएशन पर्पस। और इसकी वजह से क्या हो जाता है, इट्स अ बिगर ऑर्गेनाइजेशन, इट माइट लीड टू अ लॉट ऑफ बायसनेस और बेसिकली एरर इन डिवाइजिंग अ प्रॉपर कॉम्पेंसेशन ऑफ पे स्ट्रक्चर। तो कौन सा मेथड चुना जाए ये खुद में एक टास्क है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कई बार है ना, स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर एक मेथड बता दो, क्यों आप लिख रहे हो कि लेट्स से मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कैलकुलेट करनी है अज्यूम्ड मेथड से, डायरेक्ट मेथड से, या फिर स्टेप डेविएशन मेथड से, व्हाई डोंट यू प्लीज स्पेसिफाई कि कौन सा मेथड है, हमारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। सो दैट कंफ्यूजन इज फेस्ड बाय द पीपल हु बिलोंग टू द जॉब इवैल्यूएशन कमिटी ऑल्सो, कि कौन सा मेथड चूज करना चाहिए, ठीक है। सही मेथड चूज किया ऑर्गेनाइजेशन की सूटेबिलिटी को देख के, वेल एंड गुड, अदरवाइज इट्स गोइंग टू बी आइदर कॉस्टली फॉर यू और माइट नॉट बी सूटेबल इन टर्म्स ऑफ डिवाइजिंग कॉम्पेंसेशन, ठीक है। Let's move to some other disadvantages. Fifth one is the number of factors. Which are the factors which are to be chosen for the job evaluation purpose? हो सकता है कि जब आप एक प्रोसेस में लगे हुए थे फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करने में, कुछ फैक्टर्स तो आपने आइडेंटिफाई कर लिए, कुछ फैक्टर्स आप मिस आउट कर गए। अब जो आप फैक्टर मिस आउट किया है आपने, दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंग्रेडिएंट फैक्टर, जिसकी वजह से अब क्या हो रहा है, अब प्रॉब्लम्स आ रही है, ठीक है। एंड इट्स अ वेरी नॉर्मल प्रोसेस, ठीक है। वी हैव read the topic of bounded rationality, the concept of bounded rationality by Herbert Simon in our topic of decision making, ठीक है, जो आपके ओबी में आया होगा, ठीक है। बाउंडेड रैशनैलिटी का कंसेप्ट, नाउ वी आर बाउंडेड बाय आवर ओन रैशनैलिटी, ठीक है, जिसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, जहां पे हम एक बेटर ऑल्टरनेटिव हमें मिल जाता है, वी जस्ट टेक इट, वी डू नॉट गो फॉर द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, और वो फीजिबल भी नहीं होता, ठीक है। सो हो सकता है कि जब आप इवैल्यूएशन कर रहे हो किसी एक जॉब के फैक्टर्स में, आपने ऑलरेडी इतना टाइम स्पेंड कर दिया हो कि अब आपने बहुत ज़्यादा जाके डीप रिसर्च नहीं करी और आपने कोई फैक्टर मिस आउट कर दिया। अब लेट्स से अगर आपने एक बड़ा कोई फैक्टर मिस आउट कर दिया तो कॉम्पेंसेशन गलत निकलेगा ही निकलेगा, जो जॉब इवैल्यूएशन होगी उसमें एरर्स होगी ही होगी। सो दैट अगेन इज अ इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज। द नेक्स्ट वन इज इक्वल पे फॉर इक्वल जॉब। अब आपका क्या टारगेट है कि भाई हर जॉब को इक्वल पे दी जाए, यू ट्राई योर बेस्ट कि भाई एज मच एज पॉसिबल हम कोशिश करें कि हर जॉब को इक्वल पे दे सकें जो वो डिमांड करती है इन टर्म्स ऑफ योर एजुकेशन, स्किल्स एंड रिक्वायरमेंट। हम ये नहीं कह रहे कि सेम पे करो, हम कह रहे हैं कि जो भी उनका रिक्वायरमेंट है, जो भी उनकी स्किल्स रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से उनको आप इक्वल रखने की कोशिश करो। अब यहाँ पे एक चैलेंज आता है, उसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स से दो प्रोफाइल है, एक ए है और एक बी है। ए प्रोफाइल और बी प्रोफाइल क्या है, दोनों ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। सेम टाइप ऑफ स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, सेम टाइप ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, सेम टाइप ऑफ एक्सपीरियंस है। बट यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस क्या है, ए वाली प्रोफाइल में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आजकल आप लोग देखते हैं ना कि भाई डिजिटल मार्केटिंग में ज्यादा स्कोप है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल मार्केटिंग, ठीक है। आई होप पढ़ के आए हो मार्केटिंग वाला टॉपिक, नहीं भी पढ़ के आए हो तो एक बेसिक आइडिया है कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो थी वो ऑनलाइन नहीं थी, ठीक है, वेयरएज जो डिजिटल है वो आजकल ऑनलाइन हो गई है, इंटरनेट बेस्ड मार्केटिंग हो गई है। ए वाली प्रोफाइल में क्या है, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, बी वाली प्रोफाइल में देयर इज लेस स्कोप फॉर ग्रोथ। नाउ सिंस यू नो कि जो बी वाला इंप्लॉय आएगा या जो बी के लिए एप्लीकेंट आएंगे, उनको ये बात पता है कि उनकी प्रोफाइल में प्रमोशन जल्दी जल्दी नहीं होगा। लेट से ए वाली प्रोफाइल में हर 2 साल में प्रमोशन होगा, बी वाली प्रोफाइल में लेट से 5 साल में भी प्रमोशन नहीं होगा, ठीक है। नाउ यू वांट टू कीप इट वेरी अट्रैक्टिव, आप चाहते हो ना कि आपके पास अच्छे लोग आए एज एन एचआर मैनेजर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस प्रिंसिपल को ब्रीच करना पड़ेगा और यहां पे क्या करना पड़ेगा कि भाई जो बी है
उसमें कॉम्पेंसेशन थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ेगा, अदरवाइज पीपल आर नॉट गोइंग टू कम टू यू। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा रियलिस्टिक एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है कि अगर आप PSUs ज्वाइन करते हो, ठीक है, तो क्या किया जाता है, आपको 5 साल के लिए आपकी ऑलमोस्ट कॉम्पेंसेशन सेम रखी जाती है, सिर्फ ग्रेड पे आपको दे दिया जाता है। वेरएस प्राइवेट जॉब में ऐसा नहीं होता है। प्राइवेट जॉब में क्या होता है कि प्राइवेट जॉब में आपको एक प्रोफाइल दे दी जाती है, आपको एक सैलरी दे दी जाती है, बट कोई ग्रेड पे नहीं होता है, ठीक है, कि हर साल 5% ही बढ़ेंगे या लेट से ये ग्रेड पे है इसी में बढ़ेगी आपकी सैलरी। तो अब जो PSU वाला बंदा है उसको ये पता है कि यार 5 साल तक मेरी जो सैलरी है वो एक सर्टेन रेंज में लाई करने वाली, सिर्फ ग्रेड पे से बढ़ेगी। तो आप कभी भी देखना कि जो ज्वाइनिंग पोजीशंस होती है, जो फ्रेशर्स की पोजीशंस होती है, उसमें जो कॉम्पेंसेशन मिलता है वो इनिशियली ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू अ प्राइवेट सेक्टर। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल वंस अगेन ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कि अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई PSU ज्वाइन करता है, लेट्स से ONGC ज्वाइन करता है, भेल ज्वाइन करता है, तो उसकी जो सैलरी पैकेज होती है अप्रॉक्सीमेटली, बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, इट इज अप्रॉक्सीमेटली 18 to 22 lakhs डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ कोर्स। बट अगर आप कोई लेट्स से कोई प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन करते हैं तो वहां पे हो सकता है जो आपकी इनिशियल ज्वाइनिंग सैलरी हो वो 12 से 15 लाख रुपए की हो, ठीक है। बट ओवर द टाइम, अब मैं ओवर द टाइम के बारे में बात करूं तो जो PSU वाला उसकी जो कॉम्पेंसेशन है वो कम हो जाएगी एज कंपेयर टू द प्राइवेट सेक्टर, प्रोवाइडेड दैट अ पर्टिकुलर एम्प्लॉय इज वर्किंग सिस्टमैटिकली, ही इज गेटिंग प्रोमोटेड बेस्ड ऑन द स्किल्स, ठीक है। तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इक्वल पे और इक्वल जॉब को डिस्क्राइब करने का कि एक सिचुएशन में क्या हो सकता है। सो ऑफकोर्स अगर आपने ये प्रिंसिपल कंसिडर नहीं किया, ठीक है, मतलब ये सिचुएशन कंसिडर नहीं करी, देन सर्टेनली दिस ऑल्सो बिकम्स अ काइंड ऑफ अ डिसएडवांटेज। बिकॉज अब क्या होगा कि अगर आप सेम सैलरी ऑफर कर देते हैं दोनों लोगों को, A and B प्रोफाइल वालों को, तो B वाले प्रोफाइल के अंदर लोग आएंगे ही नहीं, बिकॉज दे विल बी नोइंग इट कि यार हमारी प्रोफाइल में ग्रोथ नहीं है। सो दैट ऑल्सो हैज टू बी टेकन केयर ऑफ while doing a job evaluation. Last point as well as the topic for this particular lecture, 7 point, unsuitable for smaller concerns. मैंने आपको पहले भी बताया कि जॉब इवेल्युएशन जो है वो मेजरली लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होता है, क्योंकि वहां पे लोगों का इंटरेक्शन आपस में नहीं हो पाता है, तो लोगों को पता नहीं चल पाता है कि यार एक पर्टिकुलर प्रोफाइल के अंदर कितनी इन डेप्थ काम की जरूरत है, कितनी स्किल्स की जरूरत है, नॉलेज की जरूरत है, क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। सो देयरफॉर इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वहां पे जॉब इवेल्युएशन किया जाए। बट स्मॉलर कंसर्न्स जहां पे लोग एक दूसरे को जानते हैं, हर डिपार्टमेंट में ऑलरेडी काम कर चुके हैं, वहां पे जॉब इवेल्युएशन की आइडियली जरूरत नहीं होती, ठीक है। सो दैट वाज अनदर इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज विच हैज टू बी टेकन केयर ऑफ, कि आप स्मॉलर कंसर्न्स में जॉब इवेल्युएशन अंटिल वेरी मच इंपॉर्टेंट यू शुड नॉट बी डूइंग इट, ठीक है। द बेसिक प्रीमाइज ऑफ हैविंग एनी कंसेप्ट and having understood the concept of advantage and disadvantages to enhance the level of advantage को बढ़ाने की कोशिश की जाए और disadvantage को suppress करने की कोशिश की जाए to get optimum benefit, ठीक है। That was all for today. This ends your chapter of job and analysis. Thank you.